फिर से सांस भरें। एक और सांस भरें। तीन बार शांतिनाथ के लिए सांस लें। हाथ जोड़ें, अपने भीतर स्थित ईश्वर के लिए नमन करें, सभी गुरुजनों को नमन करें, शीश झुका। सांस लेते हुए धीरे धीरे शीश को केंद्र में ले आए और आंखें धीरे से खोल दें। ये स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है सबको? तो यदि स्क्रीन में कुछ आ रहा है या ब्लैक ब्लैक आ रहा है? सर ब्लैक आने लगा अभी। अभी ब्लैक आ रहा है। ओके, अदरवाइज आ रहा था। अब आ रहा है? जी ठीक। एएनएस किसी को कुछ आइडिया है एएनएस क्या चीज है? आंसर होता है एएनएस का मतलब। सही जवाब। एएनएस क्या है? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस मतलब होता है जिसपे आपका कोई नियंत्रण ना हो, बिना कंट्रोल के। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी में एक नर्वस सिस्टम ऐसा भी होता है जिसपे आपका कोई नियंत्रण नहीं होता है। अब उसमें से क्या क्या होता है आप खुद ही सोच सकते हैं। बॉडी में ऐसी क्या क्या चीजें होती है जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। आपकी हार्ट बीट, आपका डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, आपका दिल का धड़कना, फेफड़ों का जो है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन लंग्स का, इसके अलावा आपकी बॉडी का टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, यूरिनेशन। आप चाह के थोड़ी यूरिन को ऊपर से नीचे तक जो है बनाते हैं, तो अपने आप बनता है, नीचे तक जाता है। तो बॉडी में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं। इवन अभी इसके आगे अब जाते हैं तो इसको ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के मेनली दो पार्ट्स होते हैं। तो आगे इसमें चलते हैं। डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब शरीर में किस तरह से खाना पचेगा, उसमें कैसे ऊर्जा उत्पन्न होगा, मेटाबॉलिज्म। यूरिनेशन, डिफेकेशन, ब्लड प्रेशर, सेक्सुअल रेस्पॉन्स, बॉडी टेम्परेचर, हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट, फ्लूइड बैलेंस। इन सबको मिला के हमारी बॉडी में दो प्रकार का ईएनएस होता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता है फ्लाइट और फाइट मोड। जब हमारी बॉडी में फ्लाइट और फाइट, जब कोई खतरा होता है, डेंजर जब होता है सामने, तो हमारा
जो हमारे जो न्यूरो सेल्स होते हैं वो उसको पढ़ते हैं, दिमाग हमारे सेंसेस उसको फील करते हैं किसी खतरे को, और दिमाग पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो कुछ ऐसे हार्मोनल सिक्रीशन बॉडी में करता है जिसकी वजह से शरीर के अंदर फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट होता है। फ्लाइट मतलब भाग जाना, फाइट मतलब लड़ाई करना, सामना करना डट के। तो किसी चीज में भाग जाने के लिए या खतरे का सामना करने के लिए शरीर में किस अंग की सबसे ज्यादा जरूरत होगी? हाथ की और पैरों की जरूरत होगी। तो उसमें क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन हाथ और पैरों में बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा आपका हाथ में और पैरों में, और एक्सेस ब्लड जो है आपके हाथ और पैरों में फ्लो होने लगेगा, वाइब्रेट होने लगेंगी, हाथ और पैर की कांपने लगेंगी, मांसपेशियां कांपने लगेंगी। और वो ब्लड आएगा कहाँ से? वो ब्लड आएगा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से, पाचन तंत्र से, और एक्सक्रीटरी सिस्टम से, जहां से आपकी जो है टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं उस वाले सिस्टम से, और डाइजेस्टिव सिस्टम यानी यूरिनेशन वाला स्टूल जहां से बाहर निकलता है उस वाले सिस्टम से लेके, तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? आपका हाजमा बिगड़ जाएगा और आपका जो है पेट खराब हो जाएगा, यानी कि हो सकता है कब्ज भी हो जाए, हो सकता है लूज मोशन भी हो जाए, हो सकता है सिर्फ सेंसेशन हो कुछ भी ना, और फिर यूरिनेशन में भी प्रॉब्लम होगी। तो कौन कौन से बॉडी के वहां पे वीक होने शुरू हो जाएंगे? कमजोर। कमजोर मतलब होता है कि ये तो नेचुरल प्रक्रिया है बॉडी की, कमजोर तुरंत नहीं होगा। ये तो बॉडी जो है वो आपने अलार्म दिलवाया कि उसको भागना है या युद्ध करना है, इस वजह से यहाँ से ब्लड निकल के यहाँ सब चला गया, ब्लड प्रेशर बॉडी में बढ़ गया। माइंड आपका जो है एक्टिव हो जाएगा, उस टाइम एक्टिवेट हो जाएगा, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा कि भागना है, रिलैक्स मोड में नहीं होगा। तो ये हो गया पहला, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसका जस्ट अपोजिट। जब हमारी बॉडी अलर्ट नहीं होगी डेंजर में, उसके अपोजिट होगी, वो होगी क्या? रेस्ट एंड डाइजेस्ट। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को दूसरे नाम से जाना जाता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट जब आपका दिमाग शांत होगा, कोई खतरा नहीं होगा, मन विश्राम की अवस्था में होगा, रिलैक्स होगा, तो आपका सारा ब्लड सर्कुलेशन आपके ज्यादातर डाइजेशन में जाएगा और एक्सक्रीटरी सिस्टम में जाएगा, सर्कुलेशन में जाएगा, हाथों और पैरों में कम होगा, रिलैक्स होगी बॉडी। बॉडी में दूसरे टाइप का जो है हार्मोनल सिक्रेशन होगा, जिससे आप और रिलैक्स होंगे, काम डाउन होंगे, और दिमाग में भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो और शांत होता जाएगा। तो ये दो तरह का नर्वस सिस्टम है जिसपे आपका कंट्रोल तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं सुबह से शाम तक जिनकी वजह से ये कंट्रोल जरूर होता है। मतलब आप दिमाग से सोच के उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी दिनचर्या से उसको, आपकी क्या हैबिट्स हैं, कब सो के उठते हैं, कब किन लोगों के बीच में बैठते हैं, क्या टीवी में देखते हैं, दिमाग में क्या विचार क्या आप लेके आ रहे हैं, क्या नहीं चलता है, इन सब की वजह से जो ऐसा होता है। तो इन सब में जब डिस्टर्ब हो जाता है, इन दोनों, जब ये दोनों में से एक डिस्टर्ब हो जाता है, अब अगर आप देखें इन दोनों में से क्या चीज लंबे समय तक होनी चाहिए और क्या समय चीज सीमित समय तक होनी चाहिए? क्या खतरे का एहसास शरीर को लंबे समय तक होना चाहिए, या रेस्ट का एहसास जो है, विश्राम की स्थिति लंबे समय तक? ऑब्वियसली विश्राम की स्थिति, रेस्ट एंड डाइजेस्ट की स्थिति लंबे समय तक होनी चाहिए, और जीवन में कभी कभी डेंजर की स्थिति होनी चाहिए। हम कोई जंगल में तो रह नहीं रहे कि रोज हमें शेर दिखेगा, रोज हमें आग दिखेगी, रोज हमारे जीवन पे खतरा हो जाएगा, या कहीं हम पहाड़ से झरने से गिरने वाले होंगे तो वहां पे एक्सेस जो दिल तेजी से धड़कने लगेगा, हमें अलर्ट होना पड़ेगा कि जो है कहीं खाई में गिर ना जाए। हम तो आराम से अपने घरों में रह रहे हैं, ऑफिस में रह रहे हैं, तो हमारे शरीर को कोई खतरा, हमारी जान को कोई खतरा या नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों हमारे साथ ऐसा होता है कि ज्यादातर टाइम पे 99% टाइम पे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अलर्टनेस में रहता है, जो कि क्या है? फाइट और फ्लाइट मोड। और 1% जो है टाइम पे ज्यादातर लोगों में आजकल ये चीज देखा गया है कि उल्टा हो गया है। ज्यादातर टाइम आपको नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया रहेगा, डाइजेशन सही नहीं रहेगा, आप डिप्रेशन होने लगेगा, हार्ट बीट तेज रहेगी, ब्लड प्रेशर एबनॉर्मल रहने लगेगा, डायबिटीज, जितनी भी ये सारी चीजें आप देखते हैं ये आमा क्रिएशन की वजह से होता है। और आमा क्रिएशन का रूट कॉज ही है लंबे समय तक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेटेड होना।
आपका डाइजेशन ना होना, इम्प्रॉपर डाइजेशन की वजह से आमा क्रिएशन होता है। तो डाइजेशन होगा कैसे जब ब्लड की सप्लाई ही उसमें पूरी नहीं होती है, आपके हार्मोनल सिक्रेशन ही गलत हो रहा है, जो कि डाइजेशन के लिए है ही नहीं। वो हार्मोन्स तो आपको लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए। तो अब आगे देखते हैं इसमें। कंक्लूजन क्या है? The autonomous nervous system comprises two parts, the sympathetic and parasympathetic nervous system. The sympathetic nervous system activates the fight or flight response during a threat or perceived danger. Perceive मतलब दिमाग ने ये मान लिया है कि कोई खतरा है। And the parasympathetic nervous system restores the body to a state of calm. और जो parasympathetic nervous system है, ये बॉडी को उस अवस्था में लेके जाता है जहां मन शांत हो जाता है, शरीर शांत हो जाता है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या डिफरेंस है, इस डायग्राम से समझते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि कंस्ट्रिक्ट प्यूपिल्स, जब आपको खतरा होता है या आपको, तो खतरे में क्या होता है, या तो आपके अंदर डर की भावना आती है या गुस्से की भावना आती है, निगेटिव फीलिंग्स आती है, भय या क्रोध। तो भय या क्रोध में क्या होता है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, फैल जाती है ना, सॉरी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में फैल जाती है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या लिखा, डायलेट प्यूपिल। और जब आप रिलैक्स्ड होते हैं, काम डाउन होते हैं, तो क्या होता है, कंस्ट्रिक्ट मतलब आंखें सिकुड़ जाती हैं, छोटी हो जाती है आंखें। जब ध्यान की अवस्था में होते हैं या कोई हंसता है तो आंख छोटी हो जाती है, मुस्कुराता है तो आंख छोटी हो जाती है, रिलैक्स हो जाता है तो आंख छोटी हो जाती है। स्टिमुलेट सलाइवा, जब आप जो है शांत रहते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो सलाइवा का ज्यादा सिक्रीशन होता है, मुंह में सलाइवा बनता है ताकि डाइजेशन अच्छे से हो। जब आप जो है घबराते हैं तो जल्दी जल्दी खाते हैं और सलाइवा बनता भी नहीं है, तो इस वजह से और इम्प्रॉपर डाइजेशन होता है और डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि हार्मोन सब गलत काम करने लगते हैं उस टाइम पे, उल्टा रिवर्स काम करने लगते हैं। स्लो हार्ट बीट, जब आप मेडिटेशन करते हैं या आप जो है भगवान की पूजा करते हैं, जब आप या रिलैक्स हो जाते हैं, बिल्कुल शांत, कांसुदी म्यूजिक सुनते हैं, कोई ऐसी बांसुरी का या स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट सुनते हैं, या फिर जो पियानो सुनते हैं, तो इस तरह जब आप कोई भक्ति संगीत सुनते हैं तो आप जो है आपकी हार्ट बीट बिल्कुल धीमी हो जाती है, स्लो हो जाती है। लेकिन जब आपको कोई खतरा होता है या गुस्सा आता है या आपके अंदर कोई डर होता है, डिप्रेशन होता है, तो हार्ट बीट आपकी बढ़ जाती है। कंस्ट्रिक्ट एयरवेज, आप जो है जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि जो है जब आप नाड़ीशोधन प्राणायाम या इस तरह की कुछ चीजें करते हैं तो आपके जो लंग्स हैं वो धीमी और गहरी सांसें लेने लगते हैं, जो है कंस्ट्रिक्ट एयरवेज हो जाते हैं, खुल जाती है नसें उसकी जो है। और जब आप जो है उल्टा होता है, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जाते हैं तो रिलैक्स एयरवेज मतलब जो है आपके फेफड़े ठीक से काम नहीं करते हैं, वो रिलैक्स मोड पे रहते हैं। स्टिमुलेट एक्टिविटी ऑफ स्टमक, जब आप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक मतलब शांत जब होते हैं, तो आपके जो स्टमक की एक्टिविटीज है, पेट की गतिविधियां हैं, पचाने वाली पाचन तंत्र से संबंधित, वो स्टिमुलेट होती है, तेज होती है। और उसके अंदर जो है जो जूसेस का सिक्रीशन है जिसकी वजह से खाना पचेगा, वो अच्छे से हो रहा होता है। और जब आप जो है घबराते हैं तो कई बार होता है कि बच्चे एग्जाम के टाइम पे वो बार बार टॉयलेट में जाते हैं, होता कुछ नहीं लेकिन बार बार टॉयलेट में जाते हैं, उनको टॉयलेट का सेंसेशन आता है, तो वो टॉयलेट या जो है मोशन का सेंसेशन आता है, खाना पचता नहीं है। आप जो है जब घबराते हैं तो आप गाना सुनते हैं या मूवी देखते हैं तो आप हमेशा जो है फीडिंग करते रहते हैं, मुंह में आप कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, खाते रहते हैं, वो भूख नहीं होती, वो क्रेविंग होती है, वो स्टिमुलेट करता है, लेकिन जो है आपका वो डाइजेस्ट नहीं होता है। तो इसीलिए जो है लोग मोटे भी होते जाते हैं उल्टा, और भी अमा क्रिएशन होने लगता है। स्टिमुलेट गॉल ब्लैडर, अब वही चीज है कि जब आप जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब आप जब शांत होते हैं तो गॉल ब्लैडर आपका स्टिमुलेट हो जाता है, इजीली यूरिनेशन होता है, इजीली आपके टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। जब आप जो है घबराते हैं, गुस्से में होते हैं, तो जो है सुसु पॉटी भी रुक जाती है लोगों की, जो है जब शेर देख लिया तो सुसु पॉटी थोड़ी करने जाएगा, आप तो उसमें जो है घबराएगा, जो है करने की कोशिश करेगा, होगा नहीं, कंस्टिपेशन होगा। गॉल ब्लैडर में भी सेम ही है, यहाँ पे रिलैक्स गॉल ब्लैडर है, तो ये चीजें आपकी इसी से रिलेटेड है, स्टॉप कर दिया। तो अब ये ऐसा क्यों होता है, हम पहले तो रियल डेंजर में होते थे तब ऐसा होता था, अभी हम परसीव डेंजर में होते हैं,
उसमें एक वर्ड था परसीव डेंजर। परसीव डेंजर मतलब पास्ट के एक्सपीरियंस से रिलेटेड कोई बात जो हमें बार बार स्ट्राइक करती है, या फ्यूचर को लेके जो कभी हुआ ही नहीं और होगा भी नहीं, उस खतरे को लेके दिमाग हमेशा जो है परेशान रहता है। नियर फ्यूचर या लॉन्ग फ्यूचर भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकता है। तो इस चीज से कैसे निकले? इस चीज से निकलने के लिए जो है आपको बहुत सारी रूटीन फॉलो करनी होती है, जो कि अभी आप कर रहे हैं। सुबह उठ के ये योगा करिए। क्या नहीं करना चाहिए योग में? ऐसे लोगों का जिनका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मोस्ट ऑफ द टाइम एक्टिवेटेड रहता है, ऐसे लोगों को ऐसी एक्टिविटीज, इंटेंस एक्टिविटीज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से आपका माइंड और एक्टिवनेस रीड करे। अभी आपको क्या करने की जरूरत? जो लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हैं इस तरह से और विचार बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, ये सब चीजें जो हम देख रहे थे, ये सब चीजें हो रही है बॉडी में ऑलरेडी। तो आपको क्या जरूरत, किस चीज की जरूरत है? आपको उल्टा करने की जरूरत है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने की जरूरत है, ताकि बॉडी रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में आ सके। जब रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में आएगी तो आपकी बॉडी में बहुत सारे और हार्मोन उल्टे सिक्रीशन शुरू होंगे, रिलीज होने शुरू होंगे, जिनमें से सबसे एक मेन है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन आपके पीनियल ग्लैंड के अंदर जो है, जब वो बनना शुरू होगा, जो कि बहुत सालों से आपकी बॉडी भूल गई है नेचुरली बनाना, इसी वजह से रेस्टलेसनेस होती है, इसी वजह से नींद नहीं आती है। हमेशा आपको लगता है कि अपने काम में बिजी रखें अपने आप को, ताकि दिमाग जो है डाइवर्ट हो, और आप उस विशियस साइकिल में और उलझते जाते हैं और उलझते जाते हैं और उलझते जाते हैं और फंसते चले जाते हैं। आप खूब सारा कपालभाति करते हैं, आप 100 बार सूर्य नमस्कार करते हैं, दौड़ लगाने चले जाते हैं। जितना आप ये इंटेंस एक्टिविटी करेंगे उतना और फंसते चले जाएंगे। माइंड और रीड करेगा कि आपकी बॉडी को और खतरा है और अलर्टनेस की जरूरत है, और उल्टा होता चला जाएगा, रिवर्स होता है। जिस खतरे में आप हैं उसमें और गिरते चले जाएंगे। तो आपको वो चीजें करनी है जिससे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो। ऐसे कौन से प्राणायाम? ऐसे प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। ऐसा प्राणायाम है जो कि डीप ब्रीदिंग विद शॉर्ट रिटेंशन। शॉर्ट रिटेंशन मतलब जो हम कुंभक लगाते हैं, वो कुंभक पूरी सांस तक मत रोकिए, बिल्कुल एकदम ऐसा आने लगे कि आप जो है रोका नहीं जाएगा, इतनी देर तक नहीं रुकना, उतने से थोड़ी कम देर तक। ठीक है? तो विद स्लो डीप ब्रीदिंग, जो भी ब्रीदिंग जो करवाता हूँ इस तरह से करके, स्लो डीप ब्रीदिंग विद रिटेंशन, अंदर सांस आंतरिक कुंभक के साथ वो रोक के वो करिए 5-5 10-10 मिनट वो करिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम 5-5 मिनट करके पूरे 24 घंटे में, कम से कम मिनिमम 1 घंटे, जिसको इस तरह की समस्या हो मिनिमम 1 घंटे 5 मिनट करिए, हाथ तक या नीचे कर लीजिए, 1-2 मिनट रुकिए, फिर 5 मिनट कर लीजिए। पूरे दिन भर में जब मौका मिले तब 5-5 मिनट 10-10 मिनट करते रहिए नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसको लोग करते नहीं, हाथ नीचे कर देते हैं, सोचते हैं क्या फालतू बकवास है। नाड़ी शोधन प्राणायाम से अच्छा प्राणायाम, विश्वास मानिए, दुनिया में कोई दूसरी एक्सरसाइज बनी ही नहीं। इतनी साइंटिफिक चीज है, इसको आप करेंगे दूसरे रेल में पहुंच जाएंगे आप, आपकी बॉडी माइंड पूरा कहीं और ही पहुंच जाएगा, दूसरे डायमेंशन में आप पहुंच जाएंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम क्यों? क्योंकि आपका दोनों नर्वस सिस्टम बैलेंस करता है, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक, दोनों में से भी एक बहुत ज्यादा बहुत लंबे समय तक ज्यादा नहीं बना होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। आपकी बॉडी बैलेंस होनी चाहिए, जैसा प्रकृति ने बनाया वैसे होनी चाहिए। तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम जब आप लंबे समय तक ज्यादा करने लगते हैं तो आपकी नाड़ियां संतुलित हो जाती है, बैलेंस्ड हो जाती है और ओपन हो जाती है। और आपकी तीसरी नाड़ी जो कि होनी चाहिए वो जो नहीं है, जिसको वेगस नर्व बोलते हैं, जिसको सुषुम्ना नाड़ी भी बोलते हैं, मध्य नाड़ी भी बोलते हैं, उसका जन्म होता है, वो जन्म ले लेती है। शरीर में बहुत सारी नाड़ियां हैं, ये तीसरी वाली नाड़ी तभी जन्म लेती है शरीर में जब हम इस तरह से योगिक एक्टिविटी करते हैं, या फिर हम ब्लिसफुल फील करने लगते हैं, कहीं किसी पवित्र जगह पे जाते हैं, किसी मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, कहीं गुरुद्वारे में, कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे जो है हमें ब्लिसफुल परमानंद की अनुभूति होने लगती है। या फिर कहीं हम बहुत नेचर के करीब जाते हैं। नेचर के करीब सिर्फ जाने से नहीं होता, आप मन में भी नेचर के करीब जाएंगे तो ऐसी फीलिंग आने लगेगी। समुद्र के किनारे जाके भी वही ऑफिस की टेंशन आ रही हो, वही बच्चों का आगे क्या होगा, मेरा क्या होगा, वही सब आ रहा हो, तो समुद्र और पहाड़ में जाने से भी कोई फायदा नहीं। आप
पूरा शरीर मन सब कुछ 100% जब वहां पे होगा, आप माइंडफुल जब रहेंगे, माइंडफुली उस जगह पे रहेंगे, माइंडफुली आप इस क्लास में भी अभी हैं तो अपनी सांसें देखिए कैसे चल रही है, नोटिस करिए, अपनी ब्रीथ को ऑब्जर्व करिए। मैंने अभी कुछ नहीं करा है, सिर्फ आपको एक लेक्चर सा दे रहा हूँ और आप 100% पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ मेरी बात को सुन रहे हैं। आपकी ब्रीथ सेटल हो गई, काम डाउन हो गई और एक सी सांसें चल रही है, कोई घबराहट नहीं, रिलैक्स होंगे, हाथ और पैर रिलैक्स होंगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन डाइजेशन में अभी इस टाइम पे अच्छे से होगा, ब्रेन में अच्छे से होगा। यही स्थिति बना के रखनी है। मन जब 100% होता है, एक छोटे बच्चे से सीखना चाहिए या किसी जानवर से सीखना चाहिए। छोटे बच्चे को जब आप डांटते हैं, डांटते ही उसका जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, वो या तो गुस्सा होगा, आपको पिट्टी करने लगेगा, या फिर जो है वो क्या करेगा, वो रोने लगेगा। फिर उसके बाद अगले ही पल, एक सेकंड के अंदर अगर आप उसको चीख पे किस कर लीजिए या उसको गले लगा लीजिए, हक कर लीजिए, तुरंत वो मुस्कुराने लगेगा, एक सेकंड के अंदर भूल जाएगा, एक सेकंड, विद इन 1 सेकंड उसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। तो हमारा क्यों नहीं होता? हम करना ही नहीं चाहते, हम भूल गए, ऐसा भी होता है। एक सेकंड में क्यों नहीं हम चेंज हो जाते, हम उसी को लेके बैठे रहते हैं। बच्चा नहीं बैठता ऐसे। तो प्रेजेंट में रहना जिस दिन माइंड सीख जाएगा, आप एक सेकंड के अंदर अपने नर्वस सिस्टम को इधर से उधर, उधर से इधर, हालांकि उसका नाम एएनएस है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, लेकिन फिर भी उसको आपकी जो क्रियाकलाप है वो कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। उसको आपका दिमाग नियंत्रित नहीं करता, आपकी दिनचर्या नियंत्रित करती है, आपके नर्वस सिस्टम। आपके जो पांचों सेंसेस जो भी चीजें एक्सपीरियंस करेंगे 24 घंटे में और लंबे समय तक, जो हर दिन वो एक्सपीरियंस होता रहेगा, जो आंखें देखेंगी। अभी जो है कोई मान लीजिए कहीं से होके आया है, शादी से होके आया है या किसी एक्सोटिक लोकेशन से होता है, कुछ दिन तक ऐसा होता है ना कि वो चित्र चलते रहते हैं, आपको सूदिंग फीलिंग, अच्छी फीलिंग आती रहती है। कहीं से आप कहीं दुखद घटना से होके आते हैं, तो वो चीज आपके दिमाग के अंदर वही बार बार रील घूमती रहती है। वो रील चेंज होने में बड़ा टाइम लगता है, कुछ लोगों का जीवन भर मरते दम तक वो रील नहीं जाती, वही चलती रहती है, वही कैसेट रिप्ले होता रहता है। तो वो कैसेट रिप्ले होने से कौन सा कैसेट बार बार रिप्ले करना चाहिए, कौन सा कैसेट को निकाल के दूसरे को दे देना चाहिए या तोड़ के फेंक देना चाहिए, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये चक्र ऐसा होता है, करते 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 एक समय ऐसा आता है जब इंसान को उसी मिजरी में मजा आने लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, मैं किसी को कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये सुनने में मजा आता है, यार बेचारा बड़ा दुखी है, बड़ा परेशान, मजा आता है उनको, वो नहीं निकलना चाहते। मैं कितने लोगों को करना चाहता हूँ कि वो 100 किलो से वापस से वजन उनका कम हो जाए, नॉर्मल हो जाए, डिप्रेशन में वो निकल जाए, नहीं निकलना चाहते। तो गॉड सेव्स ओनली दोज हु वांट टू सेव देमसेल्फ। भगवान उन्हीं को बचाता है जो खुद को बचाना चाहते हैं। तो आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं जिस क्लास में बैठे हैं, सुन रहे हैं। आपके अंदर कम से कम वो इच्छा शक्ति है, वो विल है करने की। लोग गूगल से फोन भी करते कहते हैं मैं जिम जाता हूँ, वहां पे ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन सर मसल बन रही है, सब हो रहा है, मन रिलैक्स नहीं होता। कैसे होगा? आपका वैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड है और जिम जाके उसको एक्टिवेट कर रहे हो, आप हंसते जा रहे हो। तो ये थोड़ा सा समझना जरूरी था। किसी को कुछ पूछना है इसमें? और डिटेल में अब नहीं जाऊंगा। अब इसके बाद जो हम शुरू करेंगे अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्राणायाम। अब आप लोग को समझ में आया कि मैं नाड़ी शोधन प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम, शीतली, इन सब पे ज्यादा जोर क्यों देता हूँ। हमेशा क्लास के स्टार्ट में हम भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जयी सांसें, अग्निसाय क्रिया, ये स्टार्टिंग में क्यों करते हैं, एंड में क्यों नहीं करते? क्योंकि स्टार्टिंग में इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उसके बाद बॉडी को एक्टिव करना होता है। तो इसलिए हम अपने दिमाग को भी ऐसी नसें खोलते हैं जिससे हमारी बॉडी को एक सिग्नल जाए कि अब एक्टिव होना है। आपके हाथों और पैरों में ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ेगा तो आप एक्सरसाइज अच्छे से करोगे, इसलिए वो एक्टिवेट करते हैं। और लास्ट में हम फिर शवासन क्यों करते हैं, हम नाड़ी शोधन प्राणायाम क्यों करते हैं, भस्त्रिका, भ्रामरी
उद्दीत ओम ध्वनि का नाद क्यों करते हैं? ताकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो और आप इतनी रिगरस एक्टिविटी करने के बाद भी एंड में जब यहाँ से उठे तो बिल्कुल बॉडी रिलैक्स हो जाए, मन शांत हो जाए। और ऐसा होता भी होगा। अगर फिर भी उसको करने की, मेरी क्लास पूरी करने के बाद भी जिसका माइंड और बॉडी रिलैक्स नहीं हो पाते हैं, तो प्लीज इस क्लास के बाद मुझे फोन करें। फिर आपको दूसरी जरूरत है। अगर इतने घर से काम हो रहा है, बन रहा है, तो फिर सही दिशा, ठीक। इससे ज्यादा है तो फिर और बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है और बहुत सारी योगिक क्रियाएं होती हैं जो करना पड़ेगा। फिर आपका अमा बनना कम नहीं होगा, अभी भी ज्यादा, बहुत ज्यादा बनता है। अमा सिर्फ डाइजेशन से नहीं बनता है, अमा आपके विचारों से भी बनता है। अमा सबको बनेगा, आप कितनी भी अच्छी लाइफस्टाइल बिल्कुल प्योर रह लीजिए, एक योगी का भी अमा बनता है। लेकिन अमा बनने की जो क्वांटिटी है, जो वॉल्यूम है, और आपकी बॉडी से उस अमा को बाहर निकालने की जो क्षमता है, उन दोनों में जो है, जो भारी पड़ेगा वो बॉडी के अंदर रह जाएगा। अमा अगर ज्यादा बन रहा है, उसको बाहर निकालने की क्षमता शरीर की कम है, तो अमा डिपॉजिट होने लगेगा। पहले अमा जो है फैट के फॉर्म में डिपॉजिट होगा और फिर टिश्यूज में डिपॉजिट होने लगेगा, फिर ब्लड में चला जाएगा, फिर दिमाग में चला जाएगा। और शरीर में जितनी बीमारियां होती हैं, डिप्रेशन से लेकर के डायबिटीज, कैंसर, जितनी बीमारियां होती हैं, सबका रूट कॉज यही है, अमा क्रिएशन। इसके बारे में अगले अमा को कंट्रोल करना अगर आपने सीख लिया तो 100 साल की उम्र तक ना तो आपको दिमाग में कोई परेशानी होगी, ना शरीर में कोई परेशानी, कोई दवा जिंदगी में नहीं खानी पड़ेगी। अमा को कंट्रोल करना सीख लिया, लेकिन इसके लिए बहुत डिसिप्लिन की जरूरत है। महर्षि पतंजलि ने जब योग सूत्र लिखना शुरू किया था तो पहला सूत्र यही लिखा है, अथ योगानुशासनम, सेल्फ डिसिप्लिन ऑफ योगा स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ। ये नाउ बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाउ, जब नाउ मतलब होता है अभी, अभी कहते ही सारे सेंसेस आपके जो है कंट्रोल में आने लगते हैं, आप उस पर वक्त तुरंत से काम करना शुरू कर देते हैं। अगर आपको बोले कि सेल्फ डिसिप्लिन करिए, अनुशासित जीवन रखिए, कब से? कोई डेडलाइन है? अगर नाउ बोल दिया तो मतलब अभी से। आप मेरी क्लास करें तो सेल्फ डिसिप्लिन हो जाइए। डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन और इम्पोज्ड रूल्स में फर्क है। जो रूल्स, जैसे कोई शासन है, गवर्नमेंट ने एक रूल्स बनाया, तो बहुत सारे लोग वो रूल मानते हैं, बहुत सारे नहीं मानते हैं। रेड लाइट हुआ, रेड सिग्नल हुआ, तो कहता है कोई पुलिस वाला नहीं, निकल लेते हैं। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर, वो बिहेवियर में, रेड सिग्नल हुआ, कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई गाड़ी भी नहीं, मैं रुकूंगा, दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन। तो अगर कोई दुनिया में सुबह 4 बजे नहीं उठता हो, आप सुबह उठते हैं, किसी से कोई लेना नहीं है, दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन। सब लोग मीठा खाते हो, आपने को छोड़ दिया। सब लोग रात में खूब खाते हो, जो है आप 6 बजे 7 बजे संध्या काल में आपने जो डिनर करना सीख लिया, कंट्रोल करना सीख लिया। सब लोग कहते हैं भूखे पेट नींद नहीं आती, आपने भूखे पेट सोना सीख लिया, दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन। सुबह नींद नहीं खुलती, सर 5:30 बजे कैसे क्लास कराएंगे? 7 बजे 8 बजे से क्लास करा दीजिए, सर ने मना कर दिया, कहीं और जाके जिम में कोई ज्वाइन कर दिया, कहीं और क्लास ज्वाइन कर दिया, लेकिन आप कर रहे हैं। आपको किसी ने कहा थोड़ी, आपने मन से ही तो कर रहा है। सेल्फ डिसिप्लिन, तो सेल्फ डिसिप्लिन पहली रिक्वायरमेंट है अपने आप को फिट करने के लिए। चलिए अब लेक्चर खत्म, शुरू करते हैं। हम सबसे पहले ओम नाद से क्यों शुरू करते हैं? हर क्लास को ओमकार के नाद से क्यों शुरू करते हैं? जब हम ओमकार का नाद करते हैं या कोई मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो इनमें एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो आपके सभी सेंसेस को, सभी इंद्रियों को वर्तमान में, प्रेजेंट में लेके आती है। वो आपको एंगेज करती है कि अभी हम जो करने वाले हैं उसमें आपकी सारी इंद्रियां आ जाए। हम तो भोजन करते समय भी ये कहते हैं कि आप भोजन मंत्र पढ़ के उसके बाद ही भोजन करना शुरू करें, ताकि आपके सेंसेस उस पदार्थ में आ सके, डिवाइन डिविनिटी आए उसके अंदर। तो जब आप सेंसेस के साथ खाना खाते हैं या सेंसेस के साथ जब आप योगा करें, एक तो हो गया कि आप डंबल उठा के ऐसे ऐसे कर रहे हैं, दिमाग उस गाने में है, उस लड़की में है, या कहीं और है, दिमाग कहीं और चल रहा है, एक डंबल उठा के कर रहे हैं। एक योगा करें, योगिक एक्सरसाइज। योग मतलब जुड़ना, आपका मन, शरीर, सांसें, आपकी आत्मा, सब इस गतिविधि में वर्तमान में जब जुड़ जाते हैं तब योग बनता है। तो इसीलिए ओम नाद के साथ शुरू किया जाता है, ताकि आपके सेंसेस को सब तरफ से निकाल के और वापस यहाँ पे मेरी क्लास में लाया जा सके।
तो ओमनाथ हमने कर लिया था और आप लोग ऑलरेडी मेरी क्लास में है, इसलिए इतनी गौर से मेरी बातें सुन रहे हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम आज हम विद रिटेंशन करेंगे। सांस रोक के करेंगे। ये रिकॉर्ड हो गया है। ओके, हो रहा है। पांच मिनट। किसी को नाड़ी शोधन प्राणायाम नहीं पता? विनय जी पता है आपको? ओके। हाथ नीचे मत करिएगा और हाथ को थक जाए तो चेंज मत करिएगा। राइट की जगह लेफ्ट उठा के मत करने लगेगा। लेफ्ट हमेशा नीचे रहेगा और राइट से ही करना है। फर्स्ट जो ब्रीथ करनी है वो ब्रीथ आउट करना है लेफ्ट से, और लास्ट जो ब्रीथ आउट करना है वो भी लेफ्ट से करना है। लेफ्ट जो नॉस्ट्रिल है वो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से, रेस्ट एंड डाइजेस्ट से रिलेटेड जो है वो याद कर लीजिए आपका लेफ्ट वाला। लेफ्ट से जब सांस लेते हैं तो आपका राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट। जब राइट से सांस लेते हैं तो आपका लेफ्ट ब्रेन, अपोजिट ब्रेन एक्टिवेट होता है, जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। तो जो आपका फाइट और फ्लाइट से रिलेटेड है वो राइट वाला नोस्ट्रिल है। जब आप आपकी सांसें चेक कर लिया करिए, कौन सी नाड़ी चल रही है, राइट चल रही है कि लेफ्ट चल रही है। अगर ज्यादातर समय राइट वाली चल रही है तो आप समझ लीजिए कि आपका हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड है, यानी कि भागने और लड़ने वाला। और अगर लेफ्ट वाला है तो आपका पैरासिम्पैथेटिक यानी रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो जब हम ये नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे तो फिर आप फील करिएगा आपके दोनों नॉस्ट्रिल से सांस, दोनों नाड़ियां एक साथ चलने लगेगी उस समय, तब आप रिलैक्स करेंगे। तो हम कैसे करेंगे? लेफ्ट वाले को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के टिप को टच करेंगे, बाकी तीन उंगलियों को खोल के यहाँ पर रखेंगे। एल्बो को रिलैक्स रख लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स यहाँ पे रख लीजिए। आपको चाहिए तो पीछे अपनी पीठ को भी टिका सकते हैं। और राइट वाले को हाथ ऊपर उठाइए, राइट वाले के अंगूठे के बाद की दोनों उंगली, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को आईब्रोज के बीच में रखिए। पहले दोनों नाक से सांस ले लीजिए। सांस कैसे लेना और छोड़ना है? धीमी, लंबी, गहरी, प्राकृतिक सांस, बिना आवाज के, बिल्कुल धीमी, रिलैक्स ब्रीथ लेनी है। धीमी, लंबी, गहरी, गहरी लेनी है। धीमी, लंबी, गहरी, एफर्टलेस ब्रीथ, ये वाली नहीं लेनी, बिना आवाज के, रिलैक्स मुस्कान के साथ। ठीक है। रीढ़ को सिर्फ सीधा रखना है और बॉडी को बिल्कुल स्टिफ नहीं रखना है। हाथों को, पैरों को तो स्पेशली ढीला छोड़ देना है। हाथ और पैर अगर आपके स्टिफ हो गए तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही एक्टिवेटेड रहेगा फिर, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन स्टिफनेस की वजह से और एक्सेस जाता रहेगा, जो नहीं जाने देना है। आपको सुखासन में इसलिए बैठना चाहिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन इसके नीचे रुके। जो नहीं बैठ सकते वो चेयर पे उस पे बैठे, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें बैठे। तो आप अगर पद्मासन में बैठते हैं तो और अच्छी बात है, अदरवाइज कोई बात नहीं, ऐसे बैठे। आपको यहाँ पे लगाना है और राइट नोस्ट्रिल के साइड में, जब इस तरह से करेंगे तो आपको यहाँ से ऐसे बस हल्का सा प्रेस कर दीजिए और इधर बंद हो जाएगा। जब इधर करना है तो इसको हल्का सा ऐसे प्रेस कर दीजिए और ये बंद हो जाएगा। एल्बो को अपने शरीर से बहुत ऊपर मत उठाइए, ऐसे दूर मत करिए, बहुत पास में जबरदस्ती अंदर भी खींचने की कोशिश मत करिए। रिलैक्स, जितना नॉर्मल न्यूट्रल, इसको ढीला छोड़ दीजिए, जहाँ पे न्यूट्रल आ जाए वहीं छोड़ दीजिए बस। और करते ये ध्यान रखिएगा सिर को नीचे मत झुकाइए, नॉर्मल न्यूट्रल रखिए, हेड को अपने न्यूट्रल रखिए, आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए करिए और आती जाती सांसों का ध्यान पीनियल ग्लैंड पे, थर्ड आई पे, आज्ञा चक्र पे रखने की कोशिश करें। धीरे धीरे सांस लीजिएगा, 10 काउंट, मन में 10 सेकंड काउंट करिएगा, रोक लीजिएगा सांस और उसके बाद दूसरी तरफ खोलिएगा और धीरे धीरे सांस छोड़िएगा। फिर से धीरे धीरे लीजिएगा दूसरी तरफ से, फिर 10 सेकंड रोक। सांस हर बार लेने के बाद 10 सेकंड रोक लीजिएगा और छोड़ दीजिएगा। इस तरह से 5 मिनट। चलिए करिए।
धीरे धीरे लेफ्ट से सांस छोड़ते हुए अपना चक्र पूरा करें और हाथ नीचे करें। आंखें बंद रखें। फिर से अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांसों में समता है, विषमता नहीं है। आती और जाती सांसें एक समान चल रही है और धीमी सांसें, गहरी सांसें, लंबी सांसें। मन बिल्कुल शांत है, हल्का है, शरीर स्थिर है, बॉडी रिलैक्स्ड है, आप माइंड भी रिलैक्स्ड है और सांसें भी रिलैक्स्ड है। आपका नर्वस सिस्टम इस समय बैलेंस्ड है, दोनों नाड़ियां एक साथ चल रही हैं। सांसों की उष्णता पर भी ध्यान दें, उनका तापमान भी कम हो गया है। हार्ट बीट बिल्कुल धीमी है। आपके शरीर का ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल न्यूट्रल है, नॉर्मल है। लंग्स रिलैक्स है। अपने आप आपके फेस की मसल्स भी आनंद का अनुभव करें। दिव्य मुस्कान अपने आप मुख पर, अधरों पर आ रही है हृदय से। यह भी प्राकृतिक रूप से ही होता है, बिना प्रयत्न किए। धीरे से आंखें खोलें और अपनी ध्यान यात्रा के लिए तैयार हो रहे हैं। आपको अगर अपनी पोजीशन चेंज करनी हो, अपने लेग्स को मूव करना हो तो इधर उधर कर लीजिए। मध्य नाड़ी ध्यान करेंगे, विगस नर्व मेडिटेशन। विगस नर्व हमने अभी जान लिया शॉर्ट में कि क्या होता है। मध्य नाड़ी आपके रीढ़ के बीचों बीच, शरीर के बीचों बीच चलती कुंडलिनी चक्र, अगर कोई सुना होगा उसको पता होगा। आपका जो रूट चक्र होता है, जो आपका मूड होता है, वहां से आपकी कुंडलिनी एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, जो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करती है। तो जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा दिनों तक एक्टिवेटेड रहता है तो वो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, वो नीचे से ऊपर फ्लो नहीं करती, आपके मस्तिष्क तक, ऊपर तक, ग्राउंड प्लेक्सस तक नहीं पहुंच पाती, ब्लॉक हो जाती है। जिसकी वजह से आपकी बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आपके मन में, शरीर में। तो कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी योगिक क्रियाएं जो हम डेली करते हैं, उनसे वो रुकावटें खुल जाती हैं, दूर हो जाती हैं। और फिर जब हम मध्य नाड़ी का ध्यान उसके बाद करते हैं तो आपकी जो है मध्य नाड़ी और एक्टिवेट होती है और आप फिर दूसरे लेवल में पहुंचते जाते हैं, जो योग का असली पर्पस है, जहाँ पे हम पहुंचाना चाहते हैं वहाँ पे पहुंचते हैं। तो आइए देखते हैं आज मध्य नाड़ी का ध्यान करके। दोनों हाथों को खुला हुआ ढीला रख ले, घुटने पर रिलैक्स रखें और ऐसी पोजीशन में बैठे जहां पर आप अगले 5 मिनट कम से कम बिल्कुल हिले डुले नहीं, न हाथ हिले, न पैर हिले, न सिर हिले, न खुजली हो भी तो भी ना हिले हाथ, कुछ भी ना हो, मक्खी मच्छर कुछ भी काटे तो भी आप हिले नहीं, थोड़ा बर्दाश्त करें। पैर में झंझनाहट हो, चुनचुनाहट हो, कुछ भी हो, पैर हिलाए नहीं, सीधा नहीं करें, कुछ नहीं करें, बस बैठे। अभी जो करना होगा आराम से बैठ जाए कंफर्टेबल पोज में, हाथों को खुला हुआ आसमान की तरफ करके घुटने पे रख लें, रीढ़ को सीधा रख लें, कंधों, हाथों को, पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, रिलैक्स करें।
मुस्कान के साथ एक और धीमी गहरी सांस लें। सांस छोड़ते छोड़ते कंधों और हाथों को, पूरे शरीर को और ढीला छोड़ें, बिल्कुल रिलैक्स करें। मुस्कुराते हुए गहरी सांस लें। 3 बार ओम ध्वनि का नाद करेंगे, और नाद ही नहीं करेंगे बल्कि शरीर के कण कण को अपने उस नाद की ऊर्जा से तरंगित कर लेंगे, वाइब्रेट कर लेंगे। गहरी सांस लें। शरीर का कण कण ध्वनि ऊर्जा से, उनकी तरंगों से शुद्ध हो रहा है, तरंगित होगा। सांस भरें। Your whole body is reverberating energy, losing energy, every particle, every cell of your body. पूरे शरीर में ऊर्जा की तरंगें बह रही हैं, कर व्याप्त है। सांस भरें। अपने ध्यान को अपनी सांसों पर लेकर आए और अपनी रीढ़ का भी ध्यान, अपनी स्पाइन और सांसों का ध्यान एक साथ करें। इन दोनों का साठगांठ देखें। आपके मेरुदंड के मूल से, रूट ऑफ द स्पाइन से जब सांस लेते हैं तो आप ऊपर तक, सिर के शिखर तक पहुंचते हैं, टॉप ऑफ द हेड। और सांस छोड़ते हैं तो लौटकर वापस नीचे मूल पर, रूट पर वापस आ जाते हैं।
सांस लेने के साथ अपनी रीढ़ के साथ साथ आप रूट से सिर के शिखर तक पहुंच रहे हैं और वहां से लौट कर वापस नीचे आ जा रहे हैं। आप बीचों बीच चल रहे हैं। अगर मध्य में नहीं चल रहे हैं तो कुछ देर में आपको मध्य मिल जाएगा। You will find your center in some time. Keep observing your spine with your breath. सांसों का रीढ़ के साथ ध्यान जारी रखें। जैसे कोई फव्वारा या फाउंटेन नीचे से पानी ले जाकर ऊपर फैलाकर छोड़ देता है चारों ओर और पानी वापस नीचे आ जाता है, ऐसे ही सांसों का फव्वारा रीढ़ के मूल से सिर के शिखर तक पहुंचता है और चारों तरफ आपको शीतल करते हुए, विश्राम पहुंचाते हुए नीचे पहुंच रहा है। सिर का शिखर जैसे फव्वारे का नोजल हो और आपकी स्पाइन के रूट से सांसों का यह फव्वारा अपने सिर के शिखर पे जो नोजल है वहां तक पहुंचता है और चारों तरफ बिखरते हुए शरीर की कण कण को और विश्राम पहुंचाते हुए, शीतल करते हुए लौटकर नीचे आ जाता है। सांसों का रीढ़ के साथ ध्यान करते करते सांसों की गति और तापमान भी अब बदलने लगे। रीढ़ के साथ सांसों के इस फव्वारे का ध्यान जारी रखें। सब प्रयत्न छोड़ दें सिवाय इन सांसों के फव्वारे के। जीवन का यह फव्वारा निरंतर चलता जा रहा है। अब अपने मन को धीरे धीरे अपने आईब्रोज के बीच में एक बिंदु पे लेके आए। Locate a tiny dot in between your eyebrows. छोटा सा बिंदु है आपकी दोनों भौहों के बीच में, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, दिखाई भी नहीं देगा। उसे लोकेट करें अपने आईब्रोज के बीच में।
धीरे धीरे इसे मस्तिष्क के भीतर लेकर जाए। धीमी गति में अपने स्किन को पेनिट्रेट करते हुए, भेदते हुए, अपनी स्कल को पेनिट्रेट करते हुए और भीतर लेकर जाए। अणु से भी सूक्ष्म है यह बिंदु, और धीरे धीरे मस्तिष्क के केंद्र में पहुंचाए। बीचों बीच कहीं पर इसे ले जाए। थोड़ा और प्रयत्न करें और इसे केंद्र में स्थापित करते, मस्तिष्क के केंद्र में स्थापित कर दे। जैसे किसी नन्हे बीज को मिट्टी के भीतर रख के और छोड़ देते हैं, ऐसे ही इसे यहाँ पर रखने के बाद सब प्रयत्न छोड़ दें, ढीला छोड़ दें सब। एक और सांस लें मुस्कान के साथ और सब ढीला छोड़ दें। Let go all your efforts. सब प्रयत्न छोड़ते ही मुस्कान हृदय से निकलकर होठों पर आने लगती है और मन फैलने लगता है चारों दिशाओं, दसों दिशाओं। सब प्रयत्न छोड़ दें और बस विश्राम करें। मन फैल रहा है, विकसित हो रहा है। कुछ भी नहीं करना है अब, ना ही कुछ जानना है। कुछ समय के लिए सब कुछ छोड़ दे, ढीला छोड़ दे। मुस्कुराने का प्रयत्न भी छोड़ दे। सभी तर्क वितर्क छोड़ दे। उस समय के लिए सब ज्ञान भी छोड़ दे, विज्ञान भी छोड़ दे। सभी कल्पनाओं को भी छोड़कर विश्राम। ध्यान लगाने का प्रयत्न भी छोड़ दें। कुछ भी नहीं करें।
मुस्कान के साथ सांस लें और जाने दें। धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। Slowly and gradually become aware of your whole body. Feel your own body. Feel the surroundings. चारों तरफ के वातावरण से अवगत हो जाए, परिसर से भी अवगत हो जाए और मुस्कुराते मुस्कुराते एक और सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते अपना समय लें और धीरे धीरे सहजता से जब इच्छा करें आप खोलें। हाथों में जो भारीपन है, जो ऊर्जा का संचय हुआ है, उसे चेहरे पे स्पर्श करें, ग्रहण करें, स्वीकार करें। ध्यान करने के बाद आप रब नहीं भी करेंगे तो भी उनका एनर्जी अपने आप आपकी हथेलियों में रहती है, आपको फील होती है। आप किसी को इस समय आशीर्वाद भी देंगे तो पूरा एनर्जी इसमें ट्रांसफर पॉजिटिव ब्लेसिंग जाएगी पूरी तरह से। ध्यान करने के बाद जब आपको ये इंस्ट्रक्शन मिलता है कि जब चाहे आंखें खोल सकते हैं, तो आप आंखें जब आधी थोड़ी सी खोलते हैं तो आपको खोलने की का दिल नहीं करता, इच्छा नहीं होती। आप उसमें जो रहना चाहते वही ईश्वर का स्थान, वही समाधि की अवस्था। चलिए इसी के साथ आप करते हैं। कोई फीडबैक कोई देना चाहे इस हफ्ते के लिए, अगले हफ्ते में कोई चेंजेस के लिए तो बताइए जी। सर फ्राइडे जो लेग्स की एक्सरसाइज होती है ना, जी तो वो एक्सटेंसिव एक्सरसाइज है। आई थिंक माय लेग्स आर लिटिल वीक, तो ये भी एक्सटेंसिव करना पड़ेगा या थोड़ा सा फिर कैसे हो सकता है? बिकॉज कल बहुत पेन था लेग्स में। पेन आपको कहाँ पे हो रहा है? जॉइंट में हो रहा है या मसल्स में हो रहा है? जॉइंट पे। कहाँ पे, कौन से जॉइंट पे हो रहा है? ये ओके। तो लेग्स का और हील्स का जो है जॉइंट। तो देखिए, अगर जॉइंट पे हो रहा है तो हाँ। आपने कुछ एंगल कहीं पे गलत किया होगा, इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट आपने कुछ एंगल गलत किया होगा, अदरवाइज जॉइंट पे पेन नहीं होना चाहिए। मसल में अगर मस्कुलर पेन हो रहा है तो दैट इज गुड। हाँ, फिर थाइज में होता है, यहाँ पे होना चाहिए, अच्छी बात। वो होगा, ब्रेक होगा तो ही वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वहां पे बनेगा, नेक्स्ट टाइम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। अगली बार जब आप इतनी ही इंटेंसिटी से करेंगे तो वो पेन नहीं होगा, ठीक है। तो आपके दो तरह के मसल फाइबर्स हैं, एक दिन और शायद सैटरडे क्लास में बताया था, व्हाइट मसल फाइबर्स और रेड मसल फाइबर्स। जब हम होल्ड करके पॉस्चर्स को करते हैं तो आपके रेड मसल फाइबर्स जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं। रेड मसल फाइबर्स में माइटोकॉन्ड्रिया और मायोग्लोबिन होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर ऑफ सेल और हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी। तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और मायोग्लोबिन जब बनते हैं तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ आपकी स्टेमिना बढ़ती जाती है। स्ट्रेंथ जो है, इंड्योरेंस, दो तरह की स्ट्रेंथ। एक होती है डे टू डे लाइफ में जो आप वर्क कर रहे हैं, उस वर्क को कितनी स्टेबिलिटी के साथ बिना थके हुए लंबे समय तक करने की आपकी जो क्षमता है, वो आपके रेड मसल फाइबर से आती है, जो कि योगिक एक्टिविटी से आती है, जो हम करते हैं। जब आप कोई भी चीज शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए और हाई इंटेंसिटी का काम करते हैं, जैसे कि आपको 100 kg का जो है वेट उठाना,
तो शॉर्ट ड्यूरेशन का हमेशा नहीं होगा, कभी कभी होगा। वो आपके वाइट मसल फाइबर से आता है, वो जिम की एक्टिविटी करने से आता है। आपकी जो मसल ऊपर से दिखती है मस्कुलर ग्रोथ, वो वाइट मसल फाइबर्स ओके। यौगिक बॉडी में आपको व्हाइट मसल फाइबर्स नहीं दिखेंगे, होंगे, एंड्योरेंस भी होगी आपके अंदर, लेकिन उतने होंगे जितना आपके लिए भगवान ने बनाया है कि एक इंसान के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए कितने होने चाहिए। इतना नहीं बनेगा कि आपको ऐसे हाथ मोड़ते टाइम भी वो अड़ने लगे, या आपको हाथ को पीछे ले जाते टाइम यही अड़ने लगे, यहाँ पे जो है आपके मसल्स इतने ग्रो हो जाए। तो ऑप्टिमम मसल जो आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है। इनिशियली आप हो सकता है बहुत सालों से योगा कर रहे होंगे, लेकिन उस योगा करने के बाद भी आपकी बॉडी में वो स्ट्रेंथ नहीं आई जितनी ये पोस्चर्स को होल्ड कर पाती। एज एक फैक्टर है, लेकिन उस एज के फैक्टर में भी आप बहुत बड़े बड़े योगीज को देखेंगे। शिवानंद, स्वामी शिवानंद जी हैं जो वाराणसी में रहते हैं, जो 127 साल के, 127 ईयर्स के, वो मेरे से भी ज्यादा कर लेंगे 127 साल की भी एज में जो। तो वो उन्होंने इतना कर करके जो है अपने अनुशासित जीवन से ना, तो योग में सबसे मेन चीज क्या होता है? स्टेबिलिटी। कोई भी चीज परफॉर्म करते टाइम आपकी बॉडी, माइंड और ब्रीथ मस्ट बी स्टेबल और प्रेजेंट में उस काम में होने चाहिए, आपका सारा ध्यान 100% होना चाहिए। तो हठ योग ये कहता है कि आप जब योग में डिफरेंट एक्सरसाइजेस करते हैं तो उसमें जल्दी जल्दी करने के बजाय होल्ड करने का ड्यूरेशन बढ़ाना होता है। जैसे ब्रीथ में होल्ड करने का ड्यूरेशन बढ़ता है। होल्ड करने का मतलब एक तो आप पहले प्रयत्न पूर्वक होल्ड करें, फिर अभी जैसे आपकी देखिए, अपनी ब्रीथ को नोटिस करिए तो आपकी आती और सांसें जाती सांसों के बीच में पॉज हो रहा होगा। जब आपकी सांसें जब सेटल हो जाती है, जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड होता है, तो आपकी दो सांसों के बीच में एक पॉज होता है। वही पॉज जब जितना लंबा बड़ा होता जाएगा, आपकी लाइफ उतनी स्मूथ होती जाएगी और उतना लंबा जीवन होगा। कोई मिजरीज आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे जीवन में। जब आपकी सांसें वो पॉज का लंबा हो जाएगा, 1 मिनट में जब एक सांस केवल चलने लगेगी, तब आप असली योगी बन जाएंगे। और उस सांस को उतना लंबा पॉज करने के लिए शरीर को स्थिर रखना जरूरी है। शरीर को स्थिर रखने के लिए हठ योग के कठिन आसनों में जितना लंबा समय होल्डिंग पोस्चर्स होगा, बट करेक्ट एंगल के साथ। आपने कुछ भी ऐसा इधर उधर गड़बड़ किया होगा जिसकी वजह से आपके एंकल और हील पे गया। हमेशा मैं हर दिन ये रिपीट करता हूं कि आपको अपने ज्वाइंट्स को बचा के रखना। आप अपने ज्वाइंट्स को कभी नहीं ठीक कर सकते, स्ट्रॉन्ग या वीक कुछ नहीं कर सकते। आप उसको तोड़ सकते हैं, खराब कर सकते हैं, उसको ज्वाइंट्स को बना नहीं सकते। आपको अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। एक सिंपल सी चीज है, जब आप जैसे भुजंग आसन करते हैं, भुजंग आसन में अगर आप जो है हाथ को यहाँ पे रख के, एल्बो देखिए मेरा, और एल्बो को इस तरह से एक्सटर्नली रोटेट करेंगे तो आपके एल्बो पे प्रेशर आएगा बॉडी का, क्योंकि एल्बो लॉक हो जाएगा। आप इसको जब इंटरनली रोटेट कर लेंगे, ये नेचुरल मुद्रा होगी आपके एल्बो की, और आपके एल्बो पे प्रेशर नहीं आएगा। इसी तरह से जब आपको एंकल का करवा रहा था, तो आपको जो मैंने भेजा हुआ है, जब मैंने आपको कहा था कि मेनका जी अपने नीज ऊपर उठाइए, आपने अपना घुटना नीचे रखा हुआ था लिजर्ड पोज में, याद है? रिकॉर्डिंग चेक करिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके एंकल में पेन क्यों हो रहा है। आपको उसी वाले पोज के बाद से मलासन के बाद स्टार्ट हो। तो आपके एंकल में ये फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है। देखिए दो चीजें, जैसे मलासन में जब बैठे तो आप फोर्सफुली मत करिए। आपका मान लीजिए पैर अभी यहीं तक स्टक होता है, मेरा मान लीजिए 180 डिग्री घूम जाता है, तो आप 180 मत करिए, आप इतना करिए। धीरे धीरे करते करते वो जाएगा, ठीक है? तो आपसे अभी जितना उतना करिए। मलासन के बाद जब आप ऐसे जाएंगे और स्ट्रेच करेंगे, तो आपके एंकल पे नहीं बल्कि ये पेल्विक के लिए करवाया गया। आपके पेल्विक पे प्रेशर आना चाहिए। एंकल इसलिए बाहर करते हैं ताकि आप अपने घुटनों को एक्सटर्नली रोटेट कर सके, बाहर की तरफ ले जाएंगे तो पेल्विक स्ट्रेच होगा आपका। अगर आप पैर को ऐसे रखेंगे तो घुटना से भी नहीं जाएगा बाहर,
तो इस वजह से इसको ऐसे करते हैं। और अगर अंदर रखना है तो फिर इसको बिल्कुल पास में करके किया जाता है, और तब इसको ऐसे करके और यहाँ से पीछे जाके, और ये जब आप ये ऊपर स्ट्रेच करते हैं और फिर आगे भी फोरहेड को ले जाते हैं। ठीक है, तो अगर इतना भी करने में प्रॉब्लम होती है तो मैं हमेशा कहता हूँ हिप के नीचे ब्लॉक रखिए। धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाइए। एक ही दिन में जितना मैं बताता हूँ जरूरी नहीं सब करिए, आपकी बॉडी जितना कर पाए उतना करिए। 30 सेकंड मान लीजिए मैं कराता हूँ, चित्रा दीदी को तो मैं 3-3 मिनट भी प्लैंक करा चुका हूँ। और प्लैंक जो है ऐसे नहीं, एक मान लीजिए आपको पादुत्तान आसन कराए, पादुत्तान आसन के बाद 1 मिनट का प्लैंक, फिर प्लैंक, फिर प्लैंक, इस तरह से 20 मिनट्स का प्लैंक, और लास्ट में जाकर 3 मिनट का प्लैंक। इनके अलावा सब गिर जाते थे, रुकी रहती थी। तो गिर जाते थे का डजंट मीन कि प्लैंक में आपको चोट नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप गलत एंगल से करेंगे, जैसे आप प्लैंक करते टाइम सपोज, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझिए कि गलती क्या है। प्लैंक करते टाइम मान लीजिए अगर ऐसे करके कोई कर रहा है तो कहाँ पे असर आ रहा है? पेट पे आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। कंधे पे आ रहा है। ऐसे कोई कर रहा है तो कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे लोअर बैक में दर्द होने लगेगा अगले दिन। तो आप कम देर करिए कोई चीज, बट सही एंगल से करिए। जो मैं 3 काउंट करता हूं 1 2 3, वो 3 सिर्फ साइकोलॉजिकल है। वो 3 काउंट मिनिमम 30 सेकंड का होता है। तो जरूरी नहीं है वो 3 काउंट की जगह मैं 30 काउंट भी अगर करूंगा तो आपको लगेगा कि अगर 30 बहुत ज्यादा होगा। 3 काउंट में दिमाग ऐसा सोचता है यार मैं 3 तक नहीं रुक पाया, तो वो साइकोलॉजिकल है 3 काउंट। लेकिन वो 3 काउंट में भी हो सकता है आप 1 तक किसी पोस्चर में रुक पाए, किसी में 3 से भी ज्यादा, मेरे से भी ज्यादा होल्ड कर पाए। ठीक है, तो बॉडी टू बॉडी वो डिपेंड करता है। आप जितना जो होल्ड कर पाए उतनी देर किया करिए, और उतना एंगल किया करिए जहां तक जो है मतलब आपको इंजरी ना हो, लेकिन लिटिल बिट आपकी बॉडी चैलेंज में भी जाए। इंजरी कहाँ पे ना हो? इंजरी ज्वाइंट्स में ना हो, लेकिन चैलेंज कहाँ करना है? मसल्स को चैलेंज करना। जब आप कोई पोस्चर करते करते और लगता है कि वाइब्रेट होने लगता है इतना कि आप गिर जाएंगे, तब समझिए कि सही टाइम पहुंचा है अब ड्रॉप कर। तभी मसल ब्रेक होती है। और मसल्स में पेन होना, पेन क्यों होता है? मसल जब आपकी ब्रेक होती है तो वहां पे लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होता है, मसल जहां पे ब्रेक होती है, और वो आपका नर्वस सिस्टम को दिमाग जो है संकेत भेजता है, सिग्नल भेजता है कि इसको रिपेयर करने की जरूरत है। फिर दिमाग जो है वहां से सिग्नल, अगला सिग्नल भेजता है आपके हार्ट में कि ब्लड को जो है, ब्लड के साथ जो है यहाँ से अमीनो एसिड्स को पंप करो, उस मसल में भेजो। जो प्रोटीन आपने खाया होता है एक दिन पहले, वो आपके ब्लड में अमीनो एसिड्स के फॉर्म में नीचे जाता है, और अमीनो एसिड से जो है वापस से वो रिपेयर वर्क शुरू होता है। तो वो बॉडी ये भी सिग्नल भेजती है कि पहले जो बॉन्ड था वो 1 लेवल पे था, अभी इसको 1 लेवल और बढ़ा दो, क्योंकि ये इंसान इससे इंटेंस एक्टिविटी करवा रहा है, तो फिर से ना टूटे इसलिए। तो अगली बार जो आपकी मसल वहां पे रिपेयर होके बनेगी, जो सड़क बनेगी, वो पिछली बार से पीडब्ल्यूडी ज्यादा बेटर सड़क बनाएगा, वहां बेटर मसल्स बनेंगी, तो ताकि वहां पे ट्रक भी गुजरे तो ना। अब उसके बाद ट्रक जो है मान लीजिए 8 पहिए वाला था, वो 10 पहिए वाला ट्रक आ गया, तो हो सकता है फिर से टूटे वो। तो आप योगा करती थी, लेकिन अभी 10 पहिए वाला ट्रक आ गया है, तो इसलिए अभी वो सड़क टूट गई। अभी मरम्मत जब होगी तो फिर 10 पहिए वाले ट्रक से कुछ नहीं बिगड़ेगा। बराबर है। तो चलिए ठीक है, जो है रेस्ट करिए। और इसीलिए सैटरडे संडे रखा था, क्योंकि जो है सैटरडे और संडे जो है 2 दिन आपको कोई एक्सरसाइज कुछ नहीं करनी है, मजे करिए, रेस्ट करिए, ताकि बॉडी रिकवर हो सके, हील हो सके। पिछले 2 दिनों में आपने बड़ी मेहनत वाला काम किया। आपने कोर का जो किया, तो पेट में भी होना चाहिए दर्द, अगर सही से किया होगा तो पेट में भी चुभेगा, दर्द होगा। नहीं भी होगा तो पेट की मांसपेशियां स्टिफ लगेंगी, आपको टाइट लगेगी। जो है पैर का चूंकि आपने नहीं किया होगा, पेट का बहुत सब लोग करते हैं, सोचते हैं कि पेट ना निकले, पेट ना निकले इसलिए करते हैं, लेकिन ऐसा ये मन का फितूर है और कुछ नहीं है।
किसी एक बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करने से कोई पतला है, उस बॉडी को थोड़ी कर लेगा उस जगह पे। आप हाथ को ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो केवल हाथ की थोड़ी जो है आपके जो है फैट रिलीज होगा, आपकी पूरी बॉडी में प्रोपोर्शनली फैट बढ़ेगा या घटेगा। तो पेट की एक्सरसाइज करने से पेट की मसल्स स्ट्रांग होंगी, लेकिन पेट की चर्बी जो है नहीं घटेगी। पेट की चर्बी घटेगी जितनी ज्यादा बॉडी में एक्टिविटीज आप मसल्स को एक्टिवेट करेंगे उतनी जल्दी घटेगी। तो आपको स्टिफनेस फील अगर हो रही है तो आपने सही से किया। पैर का इसलिए क्योंकि हम पैर का कम करते हैं अपने लाइफ में। क्या ज्यादा से ज्यादा पैर का क्या करते हैं? वॉक करते हैं, जॉगिंग कर लेते हैं, और क्या करते हैं? स्क्वाट्स लगा लेते हैं। स्क्वाट्स वो भी जल्दी जल्दी वाले लगाते हैं। होल्डिंग वाले स्क्वाट्स कौन लगाता है? आप 15 मिनट स्क्वाट पोजीशन में बैठ के उत्कट आसन में खड़े होकर देखिए, यही है, इसको होल्ड करना है। और दूसरा, धीरे धीरे जो आपके मसल्स और जॉइंट्स जो है फिक्स हो गए, फ्रीज होते जा रहे हैं। एज की बात कोई भी नहीं है। मेघा जी की डॉटर इन लॉ है जी, मानसी जी। मानसी जी से मेघा जी 20 टाइम्स बेटर करती हैं। तो एज का क्या लेना देना? बराबर। चित्रा दीदी जितना कर लेते हैं इतना 20 साल के बच्चे नहीं कर पाते। अभ्युदय अक्षता हमारे भांजे, उनसे करवा लीजिए। अभ्युदय तो अब कर लेगा क्योंकि वो करता था मेरी क्लास। अक्षत नहीं कर पाएगा, जिम कर लेगा, ये सब नहीं कर पाएगा। तो एज का कोई लेना देना नहीं, कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड है ये चीज, और थोड़ा डिसिप्लिन से, सेल्फ डिसिप्लिन से रिलेटेड। जॉइंट्स में पेन हो तो मुझे बताइएगा। हाँ सर। अगर सिर्फ मस्कुलर पेन है तो आइस पैक थेरेपी लगाइए। आइस पैक जो है उसको लगाइए दिन में 5-5, 10-10 मिनट करके जो है, 10 मिनट इकट्ठा मत लगाइएगा, 2-2 मिनट करके लगाइएगा। जब आपको वहां पर सेंसेशन होना बंद हो जाए मसल्स में ना, तो हटा लिया करिए। अदरवाइज फिर वो थोड़ा मतलब अलग गलत प्रभाव पड़ने लगेगा। मसल्स जो है सेंसेशन जब सेंसलेस होने लगे, सेंसेशन खत्म होने लगे, सुन हो जाता ना बर्फ पे बहुत देर तक आप जो कोई चीज रख दीजिए, स्किन को रख दीजिए, तो जब वो सेंसेशन खत्म होने लगे तो हटा लीजिए बर्फ। फिर उसको थोड़ा सा ऐसे हल्का हल्का मसाजिंग करिए, रब करिए, ताकि वहां ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, और फिर लगा लीजिए। इस तरह से 10 मिनट के 10-10 मिनट करके करिए, ठीक हो जाएगा। ठंडे पानी से या नॉर्मल पानी से नहाने से जल्दी ठीक होता है मस्कुलर पेन जो होता है। फुटबॉलर फुटबॉल खेलने के बाद आइस को टब में डालते हैं और उसमें लेट जाते हैं 5 मिनट 10 मिनट। हॉकी प्लेयर्स ऐसा करते हैं, या स्प्रिंटिंग 100 मीटर जो स्प्रिंटर्स होते हैं वो ऐसा करते हैं। तो जब आप एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, मसल्स जब जो है वो टॉर्न होती हैं, टूट जाती हैं, तब आपको उस पर आइस पैक थेरेपी की जरूरत है। दवा मत खाइएगा, इसकी अपने आप हील हो दीजिए, बॉडी को रिपेयर करने दीजिए। मुझे अभी तक भी साल में 1-2 बार ही लगती है। नहीं, आप लोग ठीक है, आप लोग जो है करते रहते हैं कंटिन्यू जो है। मतलब मेरी क्लास तो आपने अब ज्वाइन किया, लेकिन ये देख के पता चलता है, फर्स्ट डे से ही पता चल जाता है कि कौन पहले से करता रहा है, कौन नहीं करता रहा है। जैसे आंटी जी जो है अभी ज्वाइन की है, लेकिन बहुत सारी चीजें आती हैं, पता है आंटी जी को। तो आंटी जी का बड़प्पन है कि मेरी क्लास करेंगे, अदरवाइज ज्यादातर टाइम ये अपने से ही करती रहती है। मैं देखता रहता हूँ, मैं कराता कुछ हूँ, आंटी जी कुछ करती रहती है, तो वो ठीक है अपनी जगह पे। देखिए बहुत सारी कुछ चीजें होती हैं जो आप शरीर से नहीं, अपने दिमाग से और आंखों से करते हैं, अपने सेंसेस से करते हैं। राइट। एक माहौल बहुत बड़ी चीज होती है। आप कुछ मत करिए, खाली पार्क में जाके सुबह जाके बैठ जाइए, खाली लोगों को देखिए क्या कर रहा है, आपकी लाइफ बदल जाएगी। मेरी लाइफ सिर्फ यही करने से बदल गई। मैं बहुत कुछ, और मेरा लाइफ बिल्कुल इसका रिवर्स था जो अभी मैं, वो सब कुछ करता था जो एक इंसान को नहीं करना चाहिए। सिर्फ पार्क में जाके बैठने से मेरा जीवन, सुबह उठ के पार्क में जाके, और एक आदत थी जिसकी वजह से कभी जो है मतलब बुरा होकर मैं वापस से ठीक हो गया, वो थी सुबह उठने की आदत। तो सुबह जब उठा तभी तो पार्क में जाके बैठा। 8 बजे उठता तो कहाँ से पार्क मिलता। बराबर। तो ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, ड्रॉप कर दिया करिए जो चीज नहीं होगा। जरूरी नहीं हर चीज करना है, सबके लिए सब चीज नहीं करनी। मैं भी नहीं करता हूँ, हैंड स्टैंड में आज तक नहीं कर पाता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ रोज। मैं अभी भी 14 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, नहीं कर पाता हूँ बिना सपोर्ट के। तो जरूरी नहीं हर कोई सब चीज कर। मेरा तो दिल करता है मैं भी माउंट एवरेस्ट पे चला जाऊं,
दिल करना अलग बात होती है। जो चीज नहीं कर सकते कोई बात नहीं, सब चीज सबके लिए नहीं। मैं जो चीज कर सकता हूँ वो दुनिया में बहुत सारे करोड़ों लोग नहीं कर सकते, लेकिन उन करोड़ों लोगों में भी बहुत सारे लोग ऐसी चीज कर सकते हैं जो मैं कभी नहीं कर सकता। तो क्या फर्क पड़ता है? आपका अपना कंट्रीब्यूशन क्या है वो इम्पोर्टेंट है। हर किसी चीज को कॉपी करना जरूरी नहीं, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। ये ग्रुप क्लास है, मैं आपको इंडिविजुअल क्लास तो करा नहीं रहा, तो ग्रुप क्लास है, ये सबके लिए। इस चीज को समझिए। आपको जो चीज इंस्ट्रक्शन को, जब मैं कॉशन बताता हूँ कि ये कॉशन ऐसा करने से आपको ये इंजरी हो सकती है, वो चीज पे जरूर ध्यान दिया करें। यस सर। ठीक है, चलिए, मेरे बच्चों का आज पीटीएम है। थैंक यू।